हाँ, ये विद्यार्थियों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आइए हम आज पढ़ेंगे लिपि। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे लिपि। लिपि किसे कहते हैं, हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है और जो लिपि है उसकी क्या विशेषता है, इस चीज को हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए विद्यार्थियों सबसे पहले देखते हैं लिपि किसे कहते हैं, अर्थात लिपि की परिभाषा। देखो, जितने भी भाषाएं हैं, जितने भी लैंग्वेज हैं, उन सभी की अपनी अपनी लिपियां होती हैं। जैसे अंग्रेजी की लिपि, उर्दू की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि। उसी आधार पर हिंदी भाषा की भी एक अपनी लिपि है। तो लिपि किसे कहते हैं, अर्थात किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है उसी को लिपि कहते हैं। तो देखते हैं, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका या कोष्टक में लिख सकते हैं ढंग लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। किसी भी भाषा को लिखने का तरीका या ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? हिंदी भाषा की लिपि। विद्यार्थियों, हम देखते आए हैं कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि, देवनागरिक लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरिक लिपि। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है और लिपि किसे कहते हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है विद्यार्थियों? देवनागरिक लिपि। और आगे से संबंधित यदि प्रश्न बनता है तो वो ये बनता है कि देवनागरिक लिपि की क्या विशेषताएं हैं? अगला प्रश्न ऐसा बनता है कि देवनागरिक लिपि की क्या विशेषताएं हैं। तो हम विद्यार्थियों आज देखेंगे कि देवनागरिक लिपि की विशेषताएं क्या होती हैं। तो देवनागरिक लिपि की विशेषताएं क्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों? देवनागरिक लिपि की विशेषताएं। तो आपको पता है देवनागरिक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है या फिर बाएं से दाएं लिखी जाती है। हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरिक लिपि कहलाती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि यह इधर से इधर लिखी जाती है या फिर इधर से इधर लिखी जाती है विद्यार्थियों? बाएं से दाएं लिखी जाती है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इधर से लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। इधर से किधर लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। अर्थात जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, बाएं हाथ की तरफ से दाएं हाथ की तरफ लिख रहा हूँ, उसी आधार पर देवनागरिक लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। आगे देवनागरिक लिपि में, अर्थात देवनागरिक लिपि से हिंदी में क्या लिए गए हैं? वर्ण लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? वर्ण लिए गए हैं। तो अर्थात प्रत्येक वर्ण का एक ही वर्ण होता है। अर्थात प्रत्येक वर्ण का एक ही वर्ण होता है, अर्थात चिन्ह। प्रत्येक वर्ण का चिन्ह होता है। एक ही वर्ण का एक ही वर्ण या एक ही चिन्ह होता है। तो या ऐसा कहें कि प्रत्येक वर्ण का एक ही रूप होता है। क्या होता है? एक ही रूप होता है। तो ये विद्यार्थियों देवनागरी लिपि की विशेषता हम पढ़ रहे हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। प्रत्येक वर्ण का एक ही वर्ण होता है या चिन्ह या रूप होता है। आगे तीसरा जो पॉइंट है देवनागरी लिपि की तीसरी विशेषता है वो कौन सी है? तो आइए देखते हैं। उच्चारण के अनुरूप बोली जाती है। तीसरी विशेषता क्या है? उच्चारण के अनुसार
उच्चारण के अनुसार बोली, लिखी या पढ़ी जाती है। उच्चारण के अनुसार बोली, लिखी या पढ़ी जाती है। क्या किया जाता है? उच्चारण अर्थात जिस तरीके से अपन उसका उच्चारण करते हैं उसी के अनुसार उसको लिखते हैं या पढ़ा जाता है। अर्थात जैसी बोली जाती है, जैसी बोली जाती है, जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। क्या किया जाता है? देवनागरी लिपि को जैसा बोला जाता है वैसा ही उसको लिखा जाता है। तो विद्यार्थियों, ये थी देवनागरी लिपि की विशेषताएं। प्रश्न बन के आता है, लिपि किसे कहते हैं? हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? अरे उसमें से क्या लिए गए हैं? तो आपको मैंने पहले स्पष्ट कर दिया, देवनागरी लिपि में से क्या लिए गए हैं? वर्ण लिए गए हैं। और देवनागरी लिपि की क्या विशेषताएं हैं कि एक तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, दूसरा प्रत्येक वर्ण का एक ही रूप होता है। अर्थात जैसे अ लिखना है तो सिर्फ इसको अ ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको कोई दूसरे तरीके से अपन नहीं लिख सकते हैं। उसी आधार पे उच्चारण के अनुसार बोली, लिखी या पढ़ी जाती है। अर्थात जैसे इसको देवनागरी लिपि को बोला जाता है उसी आधार पर इसको लिखा जाता है। तो ये था विद्यार्थियों लिपि के बारे में। तो अब आगे देखते हैं भाषा। आगे भाषा क्या होती है? भाषा किसे कहते हैं? भाषा का अर्थ क्या होता है? भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा। आगे अगला टॉपिक है भाषा। भाषा का अर्थ क्या होता है? किसे कहते हैं? भाषा कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी होती है? इस चीज को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए, भाषा की उत्पत्ति, भाषा की उत्पत्ति या अर्थ दोनों ही कह सकते हैं। विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। भाषा की उत्पत्ति कहूँ या अर्थ कहूँ, दोनों एक ही हैं। ठीक है। तो भाषा की उत्पत्ति संस्कृत का भाष शब्द, संस्कृत का भाष धातु कहो या शब्द कहो, धातु, संस्कृत का जो धातु है भाष धातु उससे हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत के भाष धातु से, जिसका अर्थ बोलना, विचार व्यक्त करना या मनोभावों को व्यक्त करना। क्या होता है दोस्तों भाष शब्द का अर्थ? वैसे ऑथेंटिक भाष शब्द का अर्थ बोलना होता है। तो देखते हैं भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अर्थात भाषा का अर्थ क्या है। भाषा संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुआ है और जिसका अर्थ होता है बोलना, विचार व्यक्त करना, मनोभावों को व्यक्त करना। अर्थात भाषा का शाब्दिक अर्थ, भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ विचार व्यक्त करना या बोलना। क्या निकला दोस्तों? विद्यार्थियों, भाषा शब्द का अर्थ क्या निकला? संस्कृत के भाष धातु से उसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना, विचार व्यक्त करना या अपने मनोभावों को व्यक्त करना। तो अर्थात भाषा का अर्थ क्या रहा या शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा? विचार व्यक्त करना या बोलना। अब आगे चलते हैं, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? तो वही परिभाषा, भाषा की किसे कहते हैं? देखिए विद्यार्थियों, वैसे भाषा होती क्या है? व्यक्ति अपने विचारों को सामने वाले के लिए व्यक्त करता है या सामने के विचारों को ग्रहण करता है। तो वो जो माध्यम होता है, विचार विनिमय का जो माध्यम होता है, आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है, वही भाषा कहलाती है। तो अपनी पहली परिभाषा बनती है परस्पर विचार विनिमय
विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान, अर्थात परस्पर विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? परस्पर विचार विनिमय का अर्थात दो व्यक्तियों के मध्य अपने विचारों का जब आदान प्रदान होता है तो जिस माध्यम से आदान प्रदान होता है उसी चीज को क्या कहेंगे विद्यार्थियों? भाषा कहेंगे। अर्थात परस्पर विचार विनिमय का जो माध्यम होता है उसी को क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। आगे हम देखते हैं दूसरी डेफिनेशन, मनुष्यों द्वारा वर्णनात्मक वाणी भाषा कहलाती है। मनुष्यों द्वारा वर्णनात्मक वाणी ही क्या कहलाती है? वाणी भाषा कहलाती है। तो अपने पास दो परिभाषाएं हो गई विद्यार्थियों। भाषा किसे कहते हैं? परस्पर विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। दूसरा, मनुष्य द्वारा जो वर्णनात्मक वाणी निकलती है, शब्दों की जो वाणी निकलती है उसी को क्या कहेंगे? हम भाषा कहेंगे। क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। तीसरी, शब्दों या वर्णों द्वारा जब विचार व्यक्त किए जाते हैं तो वह भाषा के माध्यम से व्यक्त किए जाते। कैसे किए जाते हैं विद्यार्थियों? शब्दों या वर्णों के द्वारा जब व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है तो वो किसके माध्यम से करता है? भाषा के माध्यम से करता है। तो अपने पास तीन डेफिनेशन है भाषा की। भाषा का अर्थ क्या होता है? भाषा संस्कृत के भाष धातु से ली गई है, या भाष धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ बोलना, विचार व्यक्त करना या अपने मनोभावों को बताना। उसी आधार पे परिभाषा, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है तो वो भाषा कहलाती है। अर्थात परस्पर विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। दूसरा, मनुष्य द्वारा वर्णनात्मक वाणी ही भाषा कहलाती है। जब मनुष्य किसी विचारों को वर्णों के माध्यम से व्यक्त करता है तो वो भाषा कहलाती है। तीसरी डेफिनेशन है, शब्दों या वर्णों के द्वारा जब व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है तो वो भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है। तो भाषा क्या होगी दोस्तों? विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। अब आगे देखते हैं, अपन ने कल अगले वाले वीडियो में पढ़ा था, जब हमने वाक्य पढ़ा था। वाक्य जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, वाक्य तक पढ़ा था। वाक्य क्या होते हैं? अर्थात पद, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों एक नोट लगा के देखिए, एक वाक्य भी भाषा हो सकती है। क्या हो सकती है? एक वाक्य भी भाषा हो सकती है। माना अपन ने कोई बात बतानी है या किसी को कहना है, कोई अपने मन में कोई विचार है उसको सामने वाले को बताना है, तो हम उस छोटे से वाक्य के माध्यम से, जैसे उदाहरण के तौर पे, मुझे भूख लग रही है। क्या लग रही है? मुझे भूख लग रही है। तो मैं इस बात को किस आधार पे समझाऊंगा? मुझे खाना खाना है। मुझे क्या खाना है? खाना खाना है। अर्थात मैंने अपने मन के जो विचार थे वो एक वाक्य के माध्यम से सामने वाले को बताया। मैंने अभी नहीं कहा कि भाषा कितने प्रकार की होती है। ये भाषा का दूसरा प्रकार है, अर्थात लिखित भाषा, जिसके माध्यम से मैंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। तो मेरे मन में जो विचार था वो मैंने किसी एक वाक्य के माध्यम से सामने वाले तक उसको व्यक्त किया। तो अपन ने यहाँ पे लिखा है कि एक वाक्य भी भाषा हो सकती है। अर्थात ये एक वाक्य भी क्या हो सकता है? भाषा हो सकती है। अर्थात जब वैसे
एक या एक से अधिक वाक्य मिलकर भाषा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लिखो, एरो लगा के लिखना है। एक या एक से अधिक वाक्य मिलकर भाषा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? भाषा का निर्माण करते हैं। मैंने नोट लगा के आपको पहले ही नोट करवा दिया कि एक वाक्य भी भाषा हो सकती है, अर्थात कोई मन का एक विचार है वो भी भाषा हो सकता है। लेकिन एक या एक से अधिक वाक्य मिलकर किसका निर्माण करते हैं? भाषा का निर्माण करते हैं। तो ये थी विद्यार्थियों, आगे अब देखते हैं भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा के प्रकार, भाषा कितने प्रकार की हो सकती है, अर्थात व्यक्ति अपने विचारों को किस आधार पर व्यक्त कर सकता है। तो देखिए भाषा के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं विद्यार्थियों? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? मौखिक भाषा। कौन सी? मौखिक भाषा, हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरी लिखित भाषा। कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा। एक पहला प्रकार है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, और एक तीसरा रूप और भी होता है। वो कौन सा होता है? सांकेतिक भाषा। कौन सा होता है? सांकेतिक भाषा, अर्थात ऐसी भाषा जिसको हम चिन्हों के माध्यम से, संकेतों के या इशारों के माध्यम से जब अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो वो सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आती है। तो देखिए भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो अब देखते हैं मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, अर्थात सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे मौखिक भाषा में क्या क्या आते हैं? संवाद, बातचीत। क्या क्या आते हैं? संवाद, बातचीत, वार्तालाप एवं भाषण। मौखिक भाषा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं विद्यार्थियों? संवाद, बातचीत, वार्तालाप, भाषण। ये इसके अलावा ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज होती है जिसको हम बोल करके सामने वाले तक पहुंचाते हैं। तो ये सभी माध्यम मौखिक भाषा के माध्यम है। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? परिभाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? अर्थात जब व्यक्ति अपने विचारों को बोल करके या मुख के द्वारा जब सामने वाले तक अपने विचारों को पहुंचाता है तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। देखो, जब व्यक्ति अपने विचारों को मुंह के द्वारा या बोलकर दूसरे तक पहुंचाता है। जब व्यक्ति अपने विचारों को मुंह के द्वारा या बोलकर दूसरे तक पहुंचाता है तो वह माध्यम मौखिक भाषा कहलाते हैं। तो वह माध्यम कौन सा माध्यम कहलाता है विद्यार्थियों? मौखिक भाषा कहलाता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को मुंह के द्वारा बोलकर या अपने मुंह से बोलकर दूसरे तक पहुंचाता है तो वह माध्यम मौखिक भाषा कहलाती है। अर्थात मुंह के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करना ही मौखिक भाषा कहलाता है।
एक दूसरी डेफिनेशन और भी लिखी है, मुंह के द्वारा विचार व्यक्त करना, विचार व्यक्त करना मौखिक भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। मुंह के द्वारा विचार व्यक्त करना क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाती है। अब देखते हैं आगे दूसरा प्रकार कौन सा है? लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? जब व्यक्ति अपने विचारों को बोल करके नहीं, लिख करके जब सामने तो व्यक्त करता है। दूसरा प्रकार है लिखित भाषा। दूसरा प्रकार कौन सा है? लिखित भाषा। इसके अंतर्गत पत्र, कागज, ठीक है, पत्र, कागज या कोई सा भी अलग इंस्ट्रूमेंट जो लिख करके सामने वाले तक पहुंचाए जाते हैं वो लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। परिभाषा। जब व्यक्ति अपने विचारों को जब व्यक्ति अपने विचारों को लिख करके व्यक्त करता है, किसके माध्यम से लिख करके व्यक्त करता है, तो वह माध्यम लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। तो देखिए, जब व्यक्ति अपने विचारों को बोल करके नहीं, लिख करके जब व्यक्त करता है तो वह माध्यम लिखित भाषा कहलाता है। अब आगे तीसरा माध्यम कौन सा है देखते हैं। तीसरा माध्यम है सांकेतिक भाषा। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? एक तो शब्द से पता चल रहा है संकेत। क्या आते हैं? संकेत, रूढ़ चिन्ह। क्या आते हैं? रूढ़ चिन्ह। रूढ़ चिन्ह जानते हो क्या होते हैं? जैसे अपन ने कहीं पर सड़क या किसी जंगल में इनमें चिन्ह देखे होंगे, इधर सड़क घूमते हुए ऐसे कुछ चिन्ह, उन्हीं को रूढ़ चिन्ह कहेंगे। या इशारे। इशारे भी किसके अंतर्गत आते हैं? सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो परिभाषा देखिए, परिभाषा देखिए, जब व्यक्ति बस तीनों सेम हैं, उसमें बोल करके, दूसरे वाले में लिख करके, और इसमें रूढ़ चिन्हों, इशारों या संकेतों के माध्यम से जब व्यक्ति अपने विचार, संकेत, रूढ़ चिन्ह या तथा इशारों के माध्यम से व्यक्त करता है तो वह सांकेतिक, कौन सी भाषा कहलाएगी? सांकेतिक भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा कहलाती है विद्यार्थियों? सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो देखिए, अपने पास तीन भाषा के तीन प्रकार हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहेंगे? अर्थात ऐसे विचार जो व्यक्ति बोल करके सामने वाले तक पहुंचाता है, वो मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरा है लिखित भाषा, अर्थात व्यक्ति जब अपने विचारों को लिख करके व्यक्त करता है तो वो माध्यम लिखित भाषा कहलाता है।
तीसरी है सांकेतिक भाषा। जब व्यक्ति अपने विचारों को संकेत, रूढ़ चिन्ह तथा इशारों के माध्यम से जब व्यक्त करता है तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो आज हमने देखा लिपि किसे कहते हैं, हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है और उसकी विशेषता क्या है ये जाना। आगे भाषा का अर्थ क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, ये हमने सभी जाना है। तो हमारे द्वारा पढ़ाई हुई चीज ज्ञान आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। धन्यवाद। थैंक यू।